जो फ़िक्र रोज़गार है, जो फ़िक्र माश है, उसमें भी लोग हैं मसरूफ़। फिर टेक्नोलॉजी के आने से अच्छी चीज़ें बहुत सी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो तो हम कर नहीं रहे, लेकिन हम बहुत वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमारा कंसंट्रेशन स्पैन का इशू है। एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें हम रह रहे हैं। ना हम अंग्रेज़ी को पूरी तरह अडॉप्ट करते हैं, ना हम उर्दू को छोड़ते हैं। मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि हमें इन तमाम ज़ुबानों को साथ लेके चलना है। ठीक। अंग्रेज़ी आपकी फंक्शनल ज़ुबान है, उर्दू आपकी कौमी और सकाफ़ती ज़ुबान है, और मादरी ज़ुबान की अहमियत तो है ही। लेकिन हम ये मखमसे और इन तमाम सवालात का अभी तक जवाब नहीं दे पाए। मैं आज आपके पास रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में आया हूँ और मैं तस्वीर देख रहा था, कितनी रिच हिस्ट्री है इस जगह की। क्या क्या गुलूकार, सदाकार यहाँ से और तख्लीकार यहाँ पे आ चुके हैं। यही अंदाज़ा होता है कि इतना कुछ लिखा गया है जो कि इतना ख़ास है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी लिखा गया है जो बिल्कुल ख़ास नहीं है। सो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपको एहसास होता है कि जो बेहतरीन चीज़ है वो निकालिए और उसको पढ़िए, चूँकि उसका जो इफ़ादा और उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट किताब को अट्रैक्टिव बनाएं, स्प्रेड द वर्ड, उस पर गुफ्तगू करें, उसको नुमाया करें, तो क्यों नहीं लोग पढ़ेंगे, क्योंकि किताब का अभी भी कोई मुतबादिल नहीं है। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के एक और ख़ुसूसी वीडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मेज़बान और प्रोड्यूसर सज्जाद परवेज़, और आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम बनाया। अगरचे इनकी पहली शनाख्त तो शोबा कानून था, और मेरा ख़्याल है कि ये उर्दू अदब में चंद उन गिनी चुनी शख्सियात में शामिल हैं जिनको अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में इजहार जब करते हैं तो मुकम्मल तौर पर महारत से करते हैं। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर उसामा सदीक़। डॉक्टर साहब, मैं आपको रेडियो पाकिस्तान के वीडियो पॉडकास्ट स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सजाद साहब। डॉक्टर साहब, हमारे वो सामईन नाज़रीन जो आज पहली मरतबा आपको देख भी रहे हैं और आपकी गुफ्तगू रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफ़ोन के ज़रिए सुनेंगे, कैमरे के ज़रिए देखेंगे, उनके लिए उसामा सदीक़ से डॉक्टर उसामा सदीक़ का सफ़र मुख्तसरन। जी, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ और यहीं पे पैदा हुआ और अपने आप को लाहौरी हर लिहाज से समझता हूँ। कोई 10-12 साल ज़िंदगी के जो मुल्क से बाहर मैं तहसील इल्म के लिए, पढ़ाने के लिए, काम के लिए रहा। उसके अलावा हमेशा इस शहर से वाबस्ता हूँ। यहीं पे क्रेसेंट मॉडल स्कूल, कैथीड्रल स्कूल, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा, फिर लम्स से मैंने MBA किया। उसके बाद मुझे एक मौका मिला और रोड स्कॉलरशिप एक वजीफ़ा है, उस पर मैंने इंग्लिस्तान से कानून की तालीम हासिल की और फिर अमेरिका से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, जिसके बाद 4 साल मैंने फिर न्यूयॉर्क में कानून प्रैक्टिस किया। लेकिन मैं हमेशा से पाकिस्तान वापस आना चाहता था, तो फिर 2001 में मैं वापस आ गया। यहाँ आबिद हसन मंटो साहब की फ़र्म में काम किया। गुज़श्ता 20 साल से मैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ बतौर एक मुआविन, बतौर एक एडवाइज़र काम कर रहा हूँ, कानून साजी पे, कानून की इस्लाहात पे। एक इसमें और स्टेज मेरी ज़िंदगी की वो है जब 2001 में मैंने लम्स में पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पे कुछ और साथियों के साथ मिलकर लॉ प्रोग्राम शुरू किया। वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर था। फिर मैं दोबारा चला गया अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की। फिर 2013 में मैंने फ़ैसला किया कि मेरे जो इतने सारे शौक़ हैं और चीज़ें हैं, मैं किसी एक जगह पे टिक नहीं सकता। तो मैं तब से अब तक अपना ये पॉलिसी का काम कर रहा हूँ, कानून की रिसर्च कर रहा हूँ, कभी कभार बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ाता हूँ। और फिर 5-6 साल पहले फ़िक्शन लिखने का मुझे ख्याल आया। उससे पहले 2 मेरी कानून पे किताबें छप चुकी थी। जी, यहाँ डिस्प्ले भी हमने जी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे है, एक जो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट है, जो उसका असर है हिंदुस्तान के कानून के निज़ाम पे। लेकिन फिर 2017 में मैंने ये नावल लिखा स्नफिंग आउट द मून, जी, जो पेंगुइन इंडिया से छपा, और जिससे मुझे एक रीडरशिप मिली। और ये एक हिस्टोरिकल नावल है 6 अदवार पे। उसका फिर चांद को गुल करें तो हम जाने तर्जुमा आसिम बख्शी साहब ने बड़ा अच्छा किया। और फिर मैंने 2 साल पहले उर्दू में अपना पहला नावल लिखा, गरूब शहर का वक्त। और अब अनकरीब मेरा दूसरा अंग्रेज़ी का नावल इंशाल्लाह मंजर आम पे आ रहा है। डॉक्टर साहब, कानून की फील्ड बड़ी मुश्किल, चैलेंजिंग होती है, और अमूमन इसको एक खुश्क फ्रॉम द आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर पॉइंट ऑफ समझा जाता है। आप जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि कानून में आपने नाम पैदा किया, पाकिस्तान की सतह पे भी, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, और उसके बाद आप आए लिटरेचर की तरफ, फिक्शन की तरफ आए, और आपने पहली छलांग लगाई अंग्रेज़ी
नावल में, जी। जो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो अमूमन लोग जो रवायत है ये हम देखते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, जी, जी, जी। मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं, उसके बाद नावल लिखने की हिम्मत करते हैं जी। और आपने पहले छलांग लगा रही और अल्लाह ताला ने आपको कामयाब भी कर दिया। जी। तो ये नावल का ही ख्याल क्यों आया था, नावल और फिर अंग्रेज़ी में ही? जी जी जी। देखिए, अंग्रेज़ी तो इसलिए कि जो भी हमारी तरह के नौआबादियाती निज़ाम वाले ममालिक हैं, यहाँ पे जो भी लोग आला तालीम लेते हैं, और फिर मेरी ज़्यादातर आला तालीम वैसे ही बाहर हुई, तो अब जो ज़ुबान सारी दुनिया में राइज है और जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेचर किसी भी ख़ित्ते का मौजूद है या तख्लीक हो रहा है या तर्जुमा हो रहा है, वो अंग्रेज़ी है। हमारी सरकारी ज़ुबान भी है, हमारे आइन की ज़ुबान भी है, कानून की ज़ुबान भी है। अब हमें उसको बाकायदा अपनी एक ज़ुबान समझना चाहिए और उसमें शुमार करना चाहिए। तो अंग्रेज़ी में एक ज़ाहिर है मुझे एक सहूलत थी लिखने की, और पहला ख्याल यही आया कि उसमें लिखूं, और चूँकि तारीख़ी नौइयत का नावल है, उसमें कदीम तारीख़ भी आ जाती है, तो बहुत सा लिटरेचर भी अंग्रेज़ी में मौजूद है। सो पहली 2 किताबें भी कानून की अंग्रेज़ी में थी, तो ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन लिखा। और नावल इसलिए लिखा कि देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम मवाद को देखने, समझने, परखने, उस पर लिखने की आदत बतौर एक वकील या कानूनदान आपको वैसे ही होती है। ठीक। दूसरा, जो मेरा स्कोप है कहानियों का, वो बहुत वसी है, चूँकि बहुत वसी है। 4000 साल की तारीख़ पे मैं लिख रहा हूँ, उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि ये मौजू क्यों था, तो वो समोया नहीं जा सकता किसी अफसाने में या शॉर्ट स्टोरी में। तीसरी बात ये कि मुझे नावल की जो सनफ है, जो इसकी जॉनरा है, हमेशा से बहुत पसंद है, और नावल ही सबसे ज़्यादा मकबूल, आप देखें, मुश्किल और मकबूल है, चूँकि उसमें इनोवेशन की बहुत पॉसिबिलिटी, इतने किस्मों के नावल हैं। अब पोस्ट मॉडर्न नावल की बिल्कुल नई शक्ल है। तो मैं जिन चीज़ों के बारे में लिखना चाह रहा था, उसके लिए मौजू था। आखिरी बात यह कि जो मेरी कानूनी तौर पे सोचने की जो उसका इर्तका हुआ, वो भी ऐसे हुआ कि अगर मैं एक ब्लैक लेटर लॉयर था जो कानून की फॉर्म को देखता है और उसकी हदूद और अरबा में रहते हुए, तो अल्टीमेटली मुझे एहसास हुआ कि मेरी दिलचस्पी तो माशरे में है और लोगों में है। तो मैं उस 10 साल के अरसे में जो मेरा मास्टर्स और PhD शुरू करने के दरमियान था, बेतहाशा काम करके, आप समझिए कि एक सोशियोलॉजिस्ट ऑफ लॉ बन गया। अब ये वाली जो किताब है, इसमें लीगल हिस्ट्री भी है, इसमें लीगल सोशियोलॉजी भी है, लीगल एंथ्रोपोलॉजी भी है, इसमें जूरिस्प्रूडेंस भी है, और इसमें लॉ एंड डेवलपमेंट भी है। मुझे ये जो मेरी वहाँ अमेरिका में ट्रेनिंग हुई और जिस तरह से मैंने सोचना शुरू किया कि कानून को एक अदसे से नहीं और माशरे को एक अदसे से नहीं, कई अदसों से देखना चाहिए। अच्छा, अब जब ये मैं किताब लिखता हूँ तो इसके कुछ पैसेजेस ऐसे हैं कि वो फिक्शन भी हो सकते हैं, और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकली हैं जो बाद में मेरी फिक्शन में आई। जी बिल्कुल। सो इन मेरे कानून की फील्ड और कानून का जो लिखने का तरीका और फिक्शन में कई लेवल्स पे ताना बाना मिलता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, अंग्रेज़ी में आपने लिखा और ये पेंगुइन ने छापा, हमारे हमसाया मुल्क में ही छपा, उसके बाद ये पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में अदबी हल्कों में जब आपका तारुफ हुआ तो आपको क्या रद्द-ए-अमल मिला? देखिए, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये तासुर है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, ना किताब अच्छी छप रही है, ना कोई पढ़ रहा है। मेरा तजर्बा इसके बरक्स है। ये किताब मैं कम से कम 60 या 70 जगहों पे इस पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे अब बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स, इस तरह की जगहों पे मुझे मदऊ किया गया है, और मेरा तारुफ शायद कुछ लोगों से था, मैंने किसी से नहीं कहा मुझे बुलाए। तो इसका मतलब है कि हमारे जो अंग्रेज़ी के डिपार्टमेंट या हिस्ट्री के या पॉलिटिकल साइंस के, उसमें एक दिलचस्पी है और वो लोग तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ धड़ाधड़ किताबें बिक रही हैं या छप रही हैं। दूसरा, जो उन पे जाके बात करना चाहे और तलबा से गुफ्तगू करे, एक रिलेशनशिप डेवलप करे, वो भी उसकी बहुत ज़रूरत है, मेंटोरशिप की। तो मुझे इसके बहुत रीडर्स मिले हैं, हिंदुस्तान में तो चले मिले ही, पाकिस्तान में भी मिले हैं। सिर्फ एक चीज़ उसमें फ़र्क ये थी कि एक तो मुझे पब्लिशर बड़ा अच्छा मिल गया, उन्होंने वैसे ही जैसे पेंगुइन में छपी थी, चूँकि अब हिंदुस्तान से किताब नहीं आती, यहाँ पे छापी। और दूसरा एक खुशाइंद बात ये हुई है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो निसाब था, जो पहले सिर्फ 19वीं सदी का अदब पढ़ाया जाता था, अप टू डेट कर दिया। अब पिछले 10-15 साल में जो हमारे कुछ नौजवान बाहर से प्रोफेसर PhD करके आए हैं, वो बड़े सगीर पाक हिंद का, मशरक़ वस्ता का, अफ्रीका का अदब भी पढ़ाते हैं, पोस्ट कॉलोनियल नुक्ता नज़र से भी पढ़ाते हैं, क्रिटिकली भी देखते हैं। तो अब इस किताब पे मेरा ख्याल में कोई 50-60 के करीब BSc, MPhil और कुछ इवन PhD के बच्चे मकाले लिख चुके हैं। ज़बरदस्त। ये वो चीज़ है जिसकी मुझे बहुत खुशी है, चूँकि मैंने बुनियादी तौर पे ये किताब अपने लोगों के लिए लिखी थी, इसके मज़ामीन वो हैं, इसकी सियासत वो है। तो अब जब मैं 20, 22, 25, 28 साल के स्टूडेंट से जाके बात करता हूँ और वो यहाँ का मवाद पढ़ रहे हैं और उसको वो क्रिटिकली देखते हैं, इससे ज़्यादा किसी राइटर के लिए अहम बात नहीं हो सकती। मैं इसी से रिलेटेड एक बात करूँगा। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जेन ज़ी है जैसे, क्या किताब का जो सकाफ़त है, बुक कल्चर, बुक रीडिंग का मौजूद है, किताब बिक रही है, पढ़ी जा रही है?
किताब उतनी नहीं बिक रही जितनी बिकनी चाहिए। जितनी बिक सकती है वो पोटेंशियल हम आसानी से उसको रीच कर सकते हैं और उतनी किताब बेच सकते हैं अगर 4-5 चीज़ें हों। अब वो सारी चीज़ें चूंकि मेरे काबू में नहीं, तो मैं जो कर सकता हूँ और जो आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं। इस गुफ्तगू का इन्निकाद मेन स्ट्रीम में किताब को लेके आना, ये दिखाना कि पढ़े लिखे लोग किताब पढ़ते हैं, ये नागुज़ीर है। जब हम कॉलेज में जाते थे तो किसी एक आदमी की पहचान जो सबसे बड़ी ये थी कि वो कितना वेल रेड है। जी बिल्कुल। अगर आपके माशरे के बाअसर लोग या वो लोग जिनका वाकई इन्फ्लुएंस है किसी अच्छी वजह से, वो किताब को अगर उसकी तरवीज करें, पहली बात तो ये। दूसरा, पब्लिशर जो भी यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा पब्लिशर है और बहुत से लोग हैं, उनकी किताब बिक रही है। सो इसका मतलब है कि वो अच्छी कीमत देते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं। तीसरा, किताब को खूबसूरत होना चाहिए। मेरा बहुत वक्त लगता है इन किताबों की डिज़ाइनिंग में। अब आप देखिए ना, उनको देख के दिल करता है, फिर मेरा पब्लिशर जो है वो क्वालिटी का ख्याल करता है। अब जो अनकरीब किताब आने वाली है उसके कवर और अंदर के आर्ट पे 3 महीने से काम हो रहा है। वाह, क्या क्योंकि वो जब आए तो फिर लोगों को, चूंकि विजुअल का और वर्बल का ताल्लुक है। चौथा, हुकूमत को कागज़ सस्ता करना चाहिए। 5वां, पब्लिशर्स को खुद किताब की प्रमोशन में सामने आना पड़ेगा और राइटर्स को भी मुतहर्रिक होना चाहिए। एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़, एक तो खैर लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं, दूसरा इंटरनेट के आने के बाद ना अब कारी का और लिखने वाले का डायरेक्ट राब्ता होगी। ये बड़ी अहम बात, बहुत अहम बात है। मेरा अपने रीडर्स से अक्सर बातचीत होती है, उनकी फीडबैक आती है, बुकस्टाग्रामर्स हैं, मेरे ख्याल में बहुत से पॉजिटिव्स हैं माशरे में देखने वाले। अब ये जो मेरी अनकरीब किताब आने वाली है, इसकी मैंने थोड़ी सी मार्केटिंग की, थोड़ा सा इसके बारे में बात सोशल मीडिया पे की और लोगों ने एडवांस उसकी किताबें मंगवानी धड़ाधड़ शुरू कर दी। एडवांस बुकिंग हो गई। एडवांस बुकिंग हो गई, जिसका यहाँ रिवाज नहीं था। यहाँ पे तो ये है कि आप एक किताब छाप लेते हैं और फिर अपने आखिरी दिन तक आप उसको लेके फिरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन किताब को अट्रैक्टिव बनाएं, स्प्रेड द वर्ड, उस पर गुफ्तगू करें, उसको नुमायां करें, तो क्यों नहीं लोग पढ़ेंगे। क्योंकि किताब का अभी भी कोई मुतबादिल नहीं है। हम जो कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, इससे बड़ा कंटेंट क्या है। उसको आप बेशक डिजिटल कर दें, आप ऑडियो कर दें, ई बुक कर दें, कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ लिखेगा, कोई तख्लीकी काम या तहकीकी काम करेगा, तो उसकी बुनियाद पे चीज़ें आगे चलेंगी। डॉक्टर साहब, आपकी जो उर्दू की 2 किताबें हैं, नॉवल जो हैं, इनका जो टाइटल है ये शेर से लिया गया है। ये भी एक नया ट्रेंड है और इन मिसरों में नगमगियत है। ये इंतखाब करने का आइडिया आपको कैसे आया? मेरे ख्याल में नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन उसकी दोबारा से तरवीज मैं कर रहा हूँ। मेरी जो रिवाइव उसकी जी, कुर्रतुल ऐन हैदर से बड़ा उर्दू का नावलिस्ट कोई नहीं है। आप उनके नावलों के टाइटल देखिए, आखिर शब के हमसफर, गर्दिश रंगे चमन, बिल्कुल, अच्छा कारे जहां दराज है, तो ये सब शायरी से हैं। तो हमारी देखिए, उर्दू और उर्दू को चुनने की वजूहात पे भी मैं आऊँगा कि उर्दू पे फिर क्यों लिखा, वो बहुत अहम है मेरे लिए। लेकिन एक इस वक्त जो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि उर्दू की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी नगमगी है। तो अगर आपके पास इतनी दुनिया की खूबसूरत शायरी है तो आप क्यों ना करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये तर्जुमा है उसका, चांद को गुल करें तो हम जाने, जो कि आसिम बख्शी साहब ने बहुत उम्दा तर्जुमा किया, बड़ा मकबूल हुआ। स्नफिंग आउट द मून जो है, आगा शाहिद अली जो एक कश्मीरी शायर थे, उन्होंने इसी नज़्म का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि ये किताब जब मैंने लिखी और हिंदुस्तान से छपी, तो मेरे जो हिंदुस्तानी पब्लिशर और एडिटर थे, उनका कहना था कि इस किताब में चूँकि बहुत लिरिसिज्म है आपकी प्रोज में, और उसकी क्या वजह होगी, उसकी वजह यही है कि मैं उर्दू पंजाबी बोलने वाला शख्स हूँ, तो वो नेचुरली हमारी ज़ुबान में आती है। वो आ गया। वो हम जो अंग्रेज़ी लिखते हैं उसका भी इडियम जो है ना, वो मुनफरिद होता है। उन्होंने मुझे कहा कि ये शायरी से आप अपनी उर्दू शायरी से इसका टाइटल ढूंढिए। फिर हमने ये ढूंढा, उसमें वो कहते हैं कि दे कैन नॉट स्टफ आउट द मून, जो वो पोएम है जिंदा की एक शाम, फैज साहब की। तो फिर जब उर्दू में हम आए तो वो तो बड़ा आसान था। अच्छा, अब उसके अंदर ये था कि मुझे कहा गया कि जी बड़ा लंबा है, उर्दू में होता नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैंने उसका जो इंटेग्रिटी ऑफ द सेंटेंस है ना, उसको ख़राब नहीं करना। ये जो नावल है, टाइटल ढूंढना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। ये जो नावल है, इसका ये किसी शायरी से नहीं है, लेकिन इसमें एक नगमगी है, गरूब शहर का वक्त। ये हमारे दोस्त हैं महमूद फारूकी, बहुत बड़े दास्तान गो हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने तजवीज़ किया था। और अब जो किताब आ रही है, हु नोज़ द बाउंड्स ऑफ डिज़ायर, वो जो है नून मीम राशिद से है। तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है। वाह वाह वाह, तो उसमें इस किताब में चूंकि शायरी भी बहुत है, जी बिल्कुल, जो मैंने इसमें शामिल की है। मजीद अमजद का बहुत है, नून मीम राशिद का है। तकरीबन चूँकि मकसद ये था कि इसके अंदर कहानी की रिक्वायरमेंट भी थी, और अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं और उसकी दास्तान और शायरी की ट्रेडिशन
उसको से भी साथ रुजू में- नहीं कर रहे। तो मैं इसमें दास्तान भी लाया हूँ और इसमें शायरी भी लाया हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हम अभी जो मौजूदा सदी जिसमें हम इस वक्त गुजर बसर कर रहे हैं, 25 बरस गुजरे हैं तकरीबन, यानी हम कह सकते हैं कि इस सदी का रुबा हिस्सा गुजर जी। गया है। और अगर इसको हम कंपैरिजन करें पिछली सदी से, जी जी तो जो पिछली सदी में हमें उर्दू में खासतौर पर नावल निगारों जी, की जी। तादाद नज़र आती है, इन 25 सालों में नज़र नहीं आ रही। जी जी। नावल लिखना क्या बहुत मुश्किल है? देखिए आप एज ए नावल जी निगार जी, क्या इसको डिस्क्राइब किस तरह करेंगे? मेरे ख्याल में नावल अमूमन वही लोग या लोग रिस्क नहीं ले रहे? नहीं, नावल अमूमन वही लोग लिखते हैं। देखिए, नावल लिखने या किताब लिखने का कोई ख़ास मुआवजा या कोई इसकी माली सूरत हाल तो कभी भी अच्छी नहीं रही। हमारे जितने बड़े राइटर्स थे वो चूँकि दिल से लिखते थे, लेकिन कोई ना कोई उनकी नौकरी या कोई चक्कर चल रहा होता ठीक था। है। हमारे जो शोरा थे वो भी बड़ी कॉस्मोपॉलिटन फिगर थे। एक तो फ़र्क यह आया है कि हमारे जो उर्दू के लिखने वाले थे, आप 80 की दिहाई में देखें, वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन लोग थे, वो मल्टीलिंगुअल लोग थे। ये इशू नहीं था कि उर्दू वाले अंग्रेज़ी से आगाह नहीं है और अंग्रेज़ी वाले, ये जो डिवाइड आया है ये बड़ा ख़तरनाक है। फराज साहब, फैज़ साहब, राशिद साहब सारी दुनिया में फिरते थे, सबका अदब पढ़ते जी, थे, जी, जी, जी। हर ज़ुबान में लिखते थे। अच्छा, उससे फिर फ़र्क ये पड़ता है कि एक तो उनके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ थी टू सब्सिडाइज देयर वर्क। अब जब ये डिवाइड आया है तो इससे अच्छा, फिर उर्दू की और अपनी तमाम ज़ुबानों की हमने कोई ख़ास ख्याल भी नहीं रखा उनका। एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें हम रह रहे हैं, ना हम अंग्रेज़ी को पूरी तरह अडॉप्ट करते हैं, ना हम उर्दू को छोड़ते हैं। मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि हमें इन तमाम ज़ुबानों को साथ लेके चलना है। ठीक। अंग्रेज़ी आपकी फंक्शनल ज़ुबान है, उर्दू आपकी कौमी और सकाफ़ती ज़ुबान है, और मादरी ज़ुबान की अहमियत तो है ही। लेकिन हम ये मखमसे और इन तमाम सवालात का अभी तक जवाब नहीं दे पाए। मैं अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी से हूँ और मैं कम से कम 3 ज़ुबानों में अपना इजहार राय कर सकता हूँ, क्रिएटिव काम कर सकता हूँ। उससे आपका दिमाग, आपकी एक्सप्रेशन जो है उसमें रिचनेस आती है। नावल मेरे ख्याल में इसलिए नहीं लिखा जा रहा कि एक तो जनरली सारी दुनिया में एक दौड़ सी लग गई है, आबादी बढ़ने की वजह से मौके कम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटियों पे हमने तवज्जो नहीं दी। जो फ़िक्रे रोज़गार है, जो फ़िक्रे माश है, उसमें भी लोग हैं मसरूफ़। फिर टेक्नोलॉजी के आने से अच्छी चीज़ें बहुत सी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो तो हम कर नहीं रहे, लेकिन हम बहुत वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन स्पैन का इशू है। तीसरा, हमने बाकी मुल्कों की बनिस्बत बिल्कुल तवज्जो किताब और नॉलेज प्रोडक्शन पे नहीं दी। ईरान में किताब बिकती है, थाईलैंड में बिकती है, हिंदुस्तान में बिकती है, ये कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ तो नहीं है। मैं यूरोप की एग्जाम्पल नहीं दे रहा। जो लोग ये काम कर रहे हैं, मसलन आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं ये किताब लिख रहा हूँ, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी परवरिश और हमारी जो ज़िंदगी का नस्ब-ओ-लैन है कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी लोगों से। उसमें किताब की और इल्म की हमेशा से अदब की अहमियत रही है। और फिर जैसे मैं आज आपके पास रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में आया हूँ और मैं तस्वीर देख रहा था, कितनी रिच हिस्ट्री है इस जगह की, क्या क्या गुलूकार, सदाकार यहाँ से तख्लीकार यहाँ पे आ चुके हैं। और मेरे लिखने की एक बहुत बड़ी वजह भी यही है कि इस माहौल के बावजूद एक तो मुझे उम्मीद नज़र आती है जब मैं यंगर लोगों से मिलता हूँ और चीज़ों को देखता हूँ, हम ख्याल लोगों को। दूसरा, मुझे ये काम लगता है कि सबसे अहम काम है कि एक माशरा जिसमें किताबें नहीं, आप कम अज़ कम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके ज़रिए अगर लोगों में कानून की, तारीख़ की, अदब की, लतीफ़ जज्बात की आगाही आती है, टॉलरेंस बढ़ती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ये ख्याल है कि ये सिचुएशन बिल्कुल तब्दील की जा सकती है। ठीक। यहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज हैं, बड़े ज़हीन यहाँ के बच्चे हैं, नए असातिज़ा बहुत अच्छे आए हैं, टेक्नोलॉजी से अब वीडियो बनाना, चीज़ें करना आसान हो गया। तो अगर कुछ संजीदा लोग इसके पीछे चल पड़ें, जो चल पड़े हैं, कुछ 2-4 अच्छे पब्लिशर्स और आ जाएं, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 0.1% आबादी 25 करोड़ में से किताब ख़रीदने वाली आबादी बन जाए, आप नंबर कैलकुलेट कर लें, इट्स अ ह्यूज नंबर। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 0.1% क्या होता है? कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपका खुद अब माशाल्लाह एक नाम है, आपके फेवरेट नाम कौन है नावल में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में? देखें, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है चूँकि इतने सारे हैं। लेकिन अगर आप, और मैं कई चीज़ें मिस कर जाऊंगा, अगर आप हमारे ख़ित्ते को देखते हैं तो मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ। मैं दास्तान गोई का बहुत मोतरफ़। अच्छा। और उसमें मेरा ख्याल में हमारे यहाँ सोशियोलॉजिकल और फैंटेसी के लिहाज से जो दास्तानें लिखी गई हैं, इससे बेहतर फैंटेसी लिटरेचर नहीं है। तिलिस्म खुशरुबा ख़ास तौर पे, उसका बार बार हवाला मेरी किताबों में भी आता है। मैजिकल रियलिज्म तो बहुत बात की बात है, ये बहुत पहले हो चुका है। तो उस पर तो एक पूरा प्रोग्राम आप कर सकते हैं कि वो क्यों अहम है, और अपने एक साथी के साथ हमने उसको दोबारा से छापने का सिलसिला भी शुरू किया है। मुशर्रफ फारूकी साहब के साथ पहली वॉल्यूम उसकी आई भी, जिसके अंदर उसकी ग्लॉसरी वगैरह को बिल्कुल अपडेट किया गया। अच्छा, फिर उसमें दास्तान अमीर हमजा, किस्सा हातम ताई, वो तो बहुत हैं। इस किताब में 10 मुख्तलिफ संस्कृत, हिंदी, फ़ारसी और अरबी की दास्तानों के हवाले हैं
जिनके किरदारों को लेके फिर मैं कंटेम्प्रेरी दुनिया में चला हूँ। वो एक तरह का ट्रिब्यूट था। अलिफ लैला है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पे आ जाते हैं, ज़ाहिर है मंटो का जो मकाम है वो अपनी जगह पे, कुरतुल ऐन हैदर का मैं जिक्र कर चुका हूँ, बहुत बड़ी राइटर हैं। मुझे जमीला हाशमी का काम बहुत पसंद है, जिसको वो पजीराई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, लेकिन अब अगर उनकी किताबें दोबारा छप रही हैं तो आएंगी। वो कमाल की राइटर्स हैं। बल्कि ये भी एक बहुत अहम चीज़ है, इस पर शायद आप किसी दिन आपसे साथ सोच विचार करेंगे कि उर्दू में ख़वातीन नावलिस्ट और अफसाना नवीस जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है। अल्ताफ़ फातिमा हैं, बहुत से लोग और हैं। बिल्कुल। मुझे अशफाक अहमद की शुरू के जो उनके रोमानवी अफसाने थे वो बहुत पसंद हैं। खालिदा हुसैन है, बहुत से लोग हैं। अच्छा, फिर उसके बाद शायरी में तो खैर राशिद और मजीद अमजद आजकल, और मुनीर नियाजी और फैज़ साहब तो हैं ही हैं। मैं आजकल इकबाल को दोबारा से पढ़ रहा हूँ और इकबाल का जावेद नामा जो है उसका मुतालिया कर रहा हूँ। उसके मुकाबले की तो चीज़ है ही नहीं ना हमारे यहाँ। फिर बुल्ले शाह, शाह हुसैन, जो हमारा पंजाबी की सारी शायरी। अच्छा, फिर इस सदी की अगर हम बात करें तो कई चांद थे सरे आसमां, जो शम्स रहमान फारूकी। तो अभी तो ये गुफ्तगू सिर्फ यहाँ तक है, अभी इसमें 20 नाम ऐसे हैं जो कि मैं नहीं ले पाया। अगर दुनिया के अदब की बात करें तो तमाम लोग रूसी नावल की बात करते हैं, वो अपनी जगह पे है। अमेरिकन लिटरेचर हैज़ कम इन टू इट्स ओन बिकॉज स्टाइनबेक, फॉकनर, हेमिंगवे, इतने लोग हैं। और फिर कंटेम्प्रेरी तो बेतहाशा है। लेकिन अफ्रीका से इतने कमाल के लोग हैं, श्रीलंका से इतना अच्छा नावल निकला है। फिर यहाँ पे विक्रम सेठ और रोहिंटन मिस्त्री और अमिताभ घोष ने मेरा ख्याल में साउथ एशियन अंग्रेजी फिक्शन को चेंज कर दिया। फिर आपका सारा मार्केज और योसा और वो तमाम लोग उधर हैं। फिर आपका ईस्ट एशिया का जापानी लिटरेचर है, उसका बिल्कुल मुनफरिद जायका है। फिर आपका अरब लिटरेचर है जो कमाल। मैं सारे साल के दौरान मेरी कोशिश ये होती है कि बहुत से जो गैप्स हैं मेरे पढ़ने में, चूँकि ज़ाहिर ज़िंदगी का बहुत हिस्सा आप अपने पेशा वराना कामों में लगाते हैं, तो मैं सिस्टमैटिकली वो गैप्स पूरे करता हूँ। ठीक। इसमें अब आपके ग्रीक क्लासिक्स का कोई जवाब नहीं, ओडिसी है, इलियड है, एनियड है, ठीक है ना। यही अंदाज़ा होता है कि इतना कुछ लिखा गया है जो कि इतना ख़ास है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी लिखा गया है जो बिल्कुल ख़ास नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपको एहसास होता है कि जो बेहतरीन चीज़ है वो निकालिए और उसको पढ़िए, चूँकि उसका जो इफ़ादा और उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट। डॉक्टर साहब, एक और बात, चूँकि आप अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में आप खामा फरसाई करते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, 75 साल की हम लिटरेचर की हिस्ट्री देखें इंग्लिश के मैदान में ख़ास तौर पे, हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे में नो डाउट अच्छे लिखने वाले आए और उनके नॉवेल्स पे, उनके क्रिएशंस पे फिल्म्स भी बनी, लेकिन फिर भी वो उतना मकाम अभी क्यों नहीं हासिल कर पाए? मार्केटिंग की कमी है, ऑडियंस की, रीडर्स की कमी है, ये किताब पहुंचती नहीं एक्चुअल जो इंग्लिश रीडिंग लवर है उस तक? 3-4 जवाब हैं इसके। एक तो ये है कि कुछ हमारे राइटर्स को मिली भी है पजीराई बाहर, लेकिन देखें किताब, मैंने ये देखा है सारी दुनिया का अदब देख के, वो कामयाब होती है या वो लास्टिंग होती है या वो प्रोफाउंड होती है जो यहाँ के एक्सपीरियंस के करीब तरीन होती है। ठीक है। अगर आपने वो एक्सपीरियंस लिव थ्रू नहीं किया, इंडिजिनियस नेटिविटी जिसके अंदर आ जाए। देखिए जितने भी बड़े नावल हैं, चाहे नगीब महफूज के हैं, वो एक तो अपनी ज़ुबान में लिखे गए और अपने माहौल में लिखे गए और उस माहौल से पूरी तरह वाबस्तगी थी, उसकी पहचान थी, उससे उन्स था, मोहब्बत थी, रिटेलिएशन थी उसके ख़िलाफ़। बहुत सी हमारी किताबें ऐसी लिखी गई हैं जो कि एक वेस्टर्न ऑडियंस के लिए के नुक्ता नज़र से लिखी गई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉप आउट्स हैं, लेकिन कोशिश ये है कि आसान अल्फाज में उनको कुछ समझाया जाए। अच्छा, अब उधर एक बायस है, उधर की पब्लिशिंग इंडस्ट्री अमूमन हमारी लिखी हुई किताबें कम छापती है। और क्यों छापे? उनके अपने राइटर्स बहुत से हैं, उनमें से वो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें चुनती है जो बड़ी आसान और सिंपलिस्टिक हैं और जो उनके जो सियासी नज़रियात हैं हमारे बारे में उसमें फिट होती हैं। ठीक। कभी कभार एक्सेप्शनल किताबें आ जाती हैं जो कि इसके खिलाफ होती हैं। अच्छा, वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है ना बाहर की, वो बड़ी इंसेस्चुअस है, वो चंद किताबें छापती है, उसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं। तो हम जो सारा वक्त ये कोशिश करते हैं कि कोई किताब वहाँ छप जाए, उसको पजीराई और सनद मिल जाए, फिर हम उसको पढ़ेंगे, ऐसे होता नहीं। बाकी दुनिया में ये होता है, अरब में ये होता है, स्पेनिश पढ़ने वाले मुल्कों में ये होता है कि वो किताब पहले वहाँ पे बिकती है। उसके बाद होजे सारामागो पुर्तगाल के राइटर थे, छोटा मुल्क है। इस्माइल कदारे जो हैं वो अल्बेनिया के राइटर थे, छोटा मुल्क है हमारे बिनस्बत। ये हज़ारों लाखों में किताबें अपने मुल्क में उनकी बिकी। इसके बाद मुल्क से बाहर निकले उससे फिर क्या होता है? एक तो जो बाहर का छापने वाला होता है उसको पता होता है कि इस किताब में कोई ख़ास बात है, अगर इसको अपने लोग पसंद कर रहे हैं,
दूसरा, वो किताब फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो जाती है। तीसरा, वो राइटर ऐसी किताब लिखता है कि जो कि बिल्कुल आमियाना नहीं होती, उसमें गहराई होती है, नहीं तो उसका अपना रीडर उसको रिजेक्ट कर दे। और आपको ये दिखाई देता है कि इन माशरों में, अभी किसी ने मुझे बताया कि आज़रबाईजान के एक राइटर से उनकी मुलाकात हुई और वो बड़े कोई बेस्ट सेलर राइटर है। आज़रबाईजान छोटा सा मुल्क है और उन्होंने बताया कि पहले दिन किसी फेस्टिवल पे उनकी 2-3 हज़ार किताबें बिक गईं। वाह। उस फेस्टिवल पे जहाँ वो मौजूद थे। यहाँ तो राइटर्स की 2-3 हज़ार किताबें पूरी ज़िंदगी नहीं बिकती। अगर हम अपने मुसन्निफ़ीन की किताबों को खुद ही अहमियत नहीं देंगे तो बाकी दुनिया कहाँ से थे। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से अदबी मेलों का भी चलन हुआ। जी। और उससे किताब पढ़ने का और जो मुलाकातें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि लोग अपने पसंदीदा राइटर से मुलाकात करते हैं, सारा होता है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में अदबी मेले किताब के फ़रोग़ में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये नहीं में महसूस होता कि मखसूस चेहरे ही हैं जो हर अदबी मेले में नज़र आ रहे हैं और नए लोगों को जगह नहीं मिल रही? जी, 2-3 गुजारिशात हैं। पहले तो मेरा ख्याल में बहुत मुस्बत एक रोल प्ले किया है, 10-12 साल से हो रहा है। कम से कम 2-3 दिन तमाम गुफ्तगू किताबों के गिर्द है और उसमें जो सबसे नुमायाँ शख्सियात हैं वो राइटर्स हैं और इन मेलों की वजह से कई बैनुल-अक़वामी राइटर्स भी यहाँ पे आए। तो इस माहौल में जहाँ पे जमूद है, जहाँ पे किताब पे गुफ्तगू बहुत कम है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको बेहतर कर सके सूरत हाल को, मैं उसके हक़ में हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनफियत जल्दी फैल जाती है। दूसरी बात, अब एक मेला तो है नहीं, 10-15 मेले हैं। उसमें हैदराबाद वाला मेला भी है आपका, उसमें आपका सिंध का मेला है, पहले कोयटा का था, पेशावर का है, फैसलाबाद का है। सो अब ये नहीं है कि 1-2 मेले हैं। तीसरी बात, सो इन तीनों मेलों के अंदर जो लोग आते हैं और जो लोग जिनको बुलाया जाता है उनमें बहरहाल फ़र्क आ जाता है, ठीक, और थोड़ी वैरायटी आ जाती है। फुकदान है वैसे भी ऐसे लोगों का जो आके कोई दिलचस्प बात किताबों के इर्द गिर्द कर सकें और उनका इल्म भी हो। सो ये भी एक मसला है। हैविंग सेड दैट, ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोग हर जगह पहुंच जाते हैं और वही बात करते हैं। अगर तो उन्हें हर जगह जाने का बहुत शौक है तो या तो वो तैयारी करके जाएं या उन्होंने कोई नया काम किया हो या कोई नया जाविया हो। मैं खुद ये महसूस करता हूँ 6-8 साल से, मैं चूँकि मैंने उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन पे बात की और पजीराई भी मिली और बच्चों के अंदर एक तहरीक भी हुई पढ़ने की, कि मैं अब अक्सर कई चीज़ों को ना कह देता हूँ और मैं कहता हूँ किसी और को मौका दें या कोई यंगर शख्स आए। लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि स्केर्सिटी ऑफ पीपल भी है और अगर आप काम कर रहे हैं और आपके पास दिलचस्प बात है तो आप ज़रूर जाइए। लेकिन ऑन द होल मैं बहुत हक़ में हूँ इन मेलों के और मेरा ये कहना है कि अगर किसी पर्टिकुलर मेले से आप खुश नहीं हैं, आप एक और मेला शुरू कर दीजिए। वाह, क्या बात है, अच्छी बात है। द मोर द मेरियर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, को आखिरी बात जो रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफोन और कैमरे के ज़रिए आप हमारे सामीन और नाज़रीन से कहना चाहें। जी, मैं ये कहूँगा कि कोई भी माशरा मैंने आज तक नहीं देखा और मैं दुनिया के कोई 46 मुल्कों में जा चुका हूँ, 12 साल बाहर रह चुका हूँ, कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ चुका हूँ। मैंने कोई माशरा ऐसा नहीं देखा जो तरक्की कर पाए अगर वहाँ पे लोग किताब नहीं पढ़ते। और किताब सिर्फ़ एक ज़रिया है इल्म का फैलाने का, उसको आप किसी भी फॉर्म में ले आएँ, इलेक्ट्रॉनिक में ले आएँ, ऑडियो बुक में ले आएँ। यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि वक्त नहीं, जबकि दुनिया के अमीर तरीन और कामयाब तरीन लोग हर साल एक लिस्ट शाया करते हैं कि उन्होंने क्या किताबें पढ़ी। सो इल्म की तलाश सिर्फ़ नौकरी के लिए नहीं है, वो तहज़ीब के लिए भी है, वो अपनी किरदार की बुलंदी के लिए भी है, वो बड़े बड़े सवालों का जवाब खोजने के लिए भी है, वो शख्सियत में निखार के लिए भी है। आप उसको आमियाना तौर पे, दुनियावी तौर पे देख लीजिए, आप उसको स्पेशल तौर पे देख लीजिए। इल्म की तलाश इंसान का मकसद ज़िंदगी में होना चाहिए। अपनी दिलचस्पी के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक हम सबको अपने आप को बेहतर करना है और उसका ज़रिया ये है कि हम किताब से अपना ताल्लुक़ जो है वो जोड़े रखें। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और प्लेजेंट चीज़ ज़िंदगी में नहीं है। जो रौनक किताबें आपकी ज़िंदगी में लेके आती हैं वो वैसे भी 10 महरूमियों और नफ्सियाती जो मसाइल हैं उनका हल है। इंसान खुश रहता है, सोचता रहता है, कई ज़बानों, कई अदवार के बारे में देखता रहता है और हमारा माशरा भी तभी बेहतर होगा अगर हमारे जहन ज़रखेज़ होंगे, हमारी गुफ्तगू ज़रखेज़ होगी, हमें आइडियाज़ आएंगे। तो मसाइल का हल तो तख़य्युल से आता है, तख़य्युल किताब से आता है। डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत बात की और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके कहने का मकसद ये भी है कि किताब से दोस्ती कीजिए तो आप कभी तनहा नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आज आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर के वीडियो पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान बने, आपकी किताबों पर गुफ्तगू की, मुल्क में जो ओवरऑल अदबी मंजरनामा है उस पर हमने आपके ज़रिए आगाही हासिल की। आपका शुक्रिया। और इसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को, प्रोड्यूसर ज़ुनैरा खालिद, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मसूद हुसैन, वीडियो एडिटर अब्दुल्ला के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।